हम लोग इसमें जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये 7 जनवरी का हम लोगों का न्यूज होगा। हम लोगों का जो पहला न्यूज है वो बस्तर को लेकर है। बस्तर में एक पत्रकार हैं और उनका जो है हत्या कर दिया गया और बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या किया गया था। तो उसके जो मुख्य आरोपी हैं उसको जो गिरफ्तार कर लिया गया हैदराबाद में और अभी भी जो है उसकी तलाश जारी है। इनका नाम जो है मुकेश चंद्राकर था। ये 33 वर्ष के थे। तो 33 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर को उनके भाई योगेश ने नए साल के दिन लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने रायपुर में एक सहकर्मी को बताया था कि वे स्थानीय ठेकेदार से मिलने जा रहे हैं। 4 दिन बाद जो है उनका शव बीजापुर के चट्टनपारा बस्ती में सड़क ठेकेदार श्री सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक में मिला था। पुलिस को टैंक को कंक्रीट स्लैब से हाल में ही बंद किया हुआ भी मिला पाया। तो ये जो है पत्रकार थे, सच्चे पत्रकार थे। हालांकि जो है इसमें हम लोग देखेंगे बस्तर के बारे में। देखो, जो छत्तीसगढ़ है उसकी सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है। उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है हमारा। इसके उत्तर पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश है, पश्चिम में जो है महाराष्ट्र है, दक्षिण में तेलंगाना है, पूर्व में उड़ीसा है, उत्तर पूर्व में झारखंड है और उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% हिस्सा जो है वो वनों से घिरा हुआ है और वन क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का 3रा सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के टोटल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा जो है वह वन से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है और वो वन के क्षेत्रफल के हिसाब से जो है यह देश का 3रा सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग जो है पहाड़ी इलाका से घिरे हुए हैं और जो मध्य का भाग है वो मैदानी भाग है जो उपजाऊ है। छत्तीसगढ़ में जो है महानदी, शिवनाथ, खारून, सोंढूर, अरपा, पैरी, इंद्रावती ये सारी नदियां वहां पे बहती है और यहाँ पे साल, सागवान, साजा, बीजा जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो हम लोग जो है बस्तर की तरफ देखते हैं। तो बस्तर जो है वो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। तो जो बस्तर है वो पहले एक रियासत का हिस्सा हुआ करता था और बस्तर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में तेलंगाना के वारलांग के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई अनाम देव ने की थी। तो इसकी स्थापना जो है अनाम देव के द्वारा किया गया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बस्तर और कांकेर रियासतें भारत सरकार में शामिल हो गई और उन्हें मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में मिला दिया गया। इस जिले का क्षेत्रफल जो है वो 39,114 किलोमीटर स्क्वायर है और गठन के समय जो है ये भारत के सबसे बड़े जिलों में से भी एक था। 1999 में बस्तर जो है वो दंतेवाड़ा, कांकेर के साथ मिलाकर बस्तर को विभाजित किया गया था। यानी जो बस्तर है उसको दंतेवाड़ा और कांकेर में जो है विभाजित किया गया। फिर 2000 में बस्तर उन 16 मध्य प्रदेश जिलों में से एक था जो नए राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा बने। तो जब 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ बनाया गया तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर 2012 में जो है इसे फिर से विभाजित करके कोंडागांव जिला बनाया गया और ये 4 जिले जो है बस्तर संभाग का हिस्सा है। बस्तर अपने पारंपरिक दशहरा त्योहार के लिए माना जाता है। चित्रकूट, तीरथगढ़ झरने जगदलपुर के करीब यहाँ पर स्थित है और यह जिला जो है रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। गोडी और हवली यहाँ की 2 भाषाएं हैं जबकि छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ वनस्पति और जीवों की समृद्ध विविधता के कारण दशकों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है।
तो यहाँ पे जो है नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सल जो भारत में जाना जाता है उसको वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं। तो वामपंथी उग्रवादियों को विश्व के अन्य देशों में माओवादियों के रूप में और भारत में जो है नक्सलियों के रूप में जाना जाता है। जो नक्सलवाद शब्द है उसका नाम जो है पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से लिया गया है और इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुआ था, जिन्हें भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी। तो विरोध की शुरुआत जो है वर्ष 1967 में कानू शानल्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से जो है जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था और ये पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से किया गया था, इसलिए जो है वहां से ये शब्द नक्सलवाद लिया गया। यह आंदोलन जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में जो है फैल गया और यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा का समर्थन करते हैं। माओवाद जो है वो साम्यवाद का ही रूप है जो माओ त्से-तुंग द्वारा जो है विकसित किया गया था और इस सिद्धांत के समर्थक सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने में विश्वास रखते हैं। तो नक्सल शब्द जो है वो पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से लिया गया था। इसकी शुरुआत जो है जमींदारों के खिलाफ किसानों के द्वारा विद्रोह करने से हुआ था और उस समय जो है इनके उद्देश्य जो है सही उद्देश्य थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे जो है समय बढ़ता गया अब जो है सरकारों के खिलाफ भी जो है ये सशस्त्र विद्रोह करने में विश्वास रखते हैं। तो इस वजह से जब ये सशस्त्र विद्रोह करते हैं तो उनके द्वारा जो है काफी जन मालहानि और एक खतरे का वातावरण का निर्माण होता है और ये जो नक्सलवाद प्रभावित जो इलाका है उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे इलाके जो है इसमें आते हैं। यहाँ पर जो है दो सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कार्य करता है। एक सीमा सुरक्षा बल है जिसको बीएसएफ कहा जाता है और एक जो है जिला रिजर्व गार्ड है यहाँ पर, और इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो है कई सारे ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल क्या है? तो भारत में जो है 1965 में स्थापित एक अर्धसैनिक बल है और इसकी स्थापना जो है मुख्य रूप से देश की भूमि सीमाओं की रक्षा करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके अलावा जो है इस इलाके में एक विशेष पुलिस इकाई भी होती है जिसको डीआरजी कहा जाता है, जिला रिजर्व गार्ड कहा जाता है। तो जो डीआरजी होते हैं वो छत्तीसगढ़ में एक विशेष पुलिस इकाई है और इनको जो है वर्ष 2008 में माओवादी हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें जो है विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक शामिल होते हैं जो प्रभावित जिलों में माओवाद विरोधी अभियान चलाते हैं, तलाशी और जब्ती करते हैं और खुफिया जानकारी एकत्रित करते हैं। माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिए डीआरजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ जैसे अन्य सुरक्षा बलों के साथ जो है सहयोग करता है। तो जो डीआरजी है इस इलाके में जो डीआरजी की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये था हम लोगों का न्यूज वहां से जुड़ा हुआ। अब अगला है तमिलनाडु विधानसभा में जो है सोमवार को जो है उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने राष्ट्रगान के अपमान का हवाला देते हुए राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दौरान अपना पारंपरिक अभिभाषण देने से इनकार कर दिया। राजभवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर राष्ट्रगान के स्थान पर केवल राज्य गीत तमिल ताई बछदू गाया गया जो पारंपरिक रूप से ऐसे अवसरों पर बजाया जाता है। तो इस वजह से उन्होंने अभिभाषण देने से इनकार कर दिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आज तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया। राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में निहित सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों में से एक है। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत और अंत में इसे सभी राज्य विधानसभाओं में गाया जाता है। आज राज्यपाल की सदन में आने पर केवल तमिल थाई वाचदू गाया गया और ये जो तमिल थाई वाचदू है वो वहाँ का राज्य गान है।
तो हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है और इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और यह राष्ट्रीय गान जो है भारत की राष्ट्रीय विरासत को उजागर करता है और देश के प्रति देशभक्ति और वफादारी को दर्शाता है। 27 दिसंबर 1911 को टैगोर ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार गाया था। 1941 में पुनः सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने मूल गीत में थोड़ा अलग संस्करण अपनाया जिसे शुभ सुख चैन कहा गया था। इसके अलावा जो है टैगोर ने अपना पहला गान बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता लिखा था, जिसे बाद में जो है संपादित किया गया और जनगण मन के रूप में अनुवादित किया गया। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा घोषित करके राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय विरासत को उजागर करता है या उसकी रक्षा करता है। और इसको सबसे पहले जो है 27 दिसंबर 1911 में जो है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। ठीक, तो राष्ट्रीय गान के सम्मान की रक्षा के लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहला उपाय जो है वो अनुच्छेद 51A है। और अनुच्छेद 51A क्या कहता है? ये भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बन जाता है। यानी राष्ट्रीय गान जो है वो आर्टिकल 51A के द्वारा जो है ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा जो इसमें कहा गया है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान के मूल्यों और संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को भी बनाए रखें। इसके अलावा जो है इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 है और इस अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रीय गान का अपमान करने और उससे संबंधित प्रतिबंधों को तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाएगी। और इससे जो अभियुक्त होते हैं, जो ऐसा करते हैं, जो राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, उनको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय गान आचार संहिता है और इसमें जो है प्रावधान किया गया है कि जब भी राष्ट्रीय गान गाया या बजाया जाएगा तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। तो जो राष्ट्रीय गान आचार संहिता है वहां से ये निकल कर आया है कि जब भी राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा जो दर्शक हैं वो सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। हालांकि जब किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रीय गान को फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है और उसमें राष्ट्रीय गान जो है वो पूरा रहता भी नहीं है। तो इसमें उन अवसरों की भी सूची दी गई है जहां पर राष्ट्रीय गान का संक्षिप्त या पूर्ण संस्करण बजाया जाएगा। तो हमारे लिए 3 चीजें हैं जिससे हमारे राष्ट्रीय गान के सम्मान की रक्षा होती है। एक अनुच्छेद 51A है जिसमें जो है राष्ट्रीय गान को मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बनाया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय गान के मूल्यों की रक्षा करें। और दूसरा जो है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। इसको PINH अधिनियम 1971 भी कहा जाता है और इसमें जो है राष्ट्रीय गान का अपमान करने और उससे संबंधित प्रतिबंधों को तोड़ने पर जो है कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है और इसमें जो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान आचार संहिता है और इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा तो जो भी दर्शक हैं वो सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। लेकिन हालांकि इसमें कुछ लिस्ट दिया गया है, कुछ सूची दी गई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गान अगर इस तरीके से बजाया जाता है तो वहां पर दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है और उसमें न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान जो है अगर राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो वहां पर दर्शक जो है उससे खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसके अलावा मूवी वगैरह में जो राष्ट्रीय गान बजाया जाता है उसमें राष्ट्रीय गान पूरा नहीं आधा होता है तो वहां भी जो है
अगर मूवी के एक हिस्से के तौर पर उसे बजाया जा रहा है तो भी वहां पर खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन अगर शुरुआत में बजाया जा रहा है शुरू में, तो वहां पर जो है दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा की जाती है। तो ये 3 चीजें हैं, अनुच्छेद 51A राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रीय गान आचार संहिता। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय गान के सम्मान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत विचार हैं। जैसे बिजोय एमेनुअल वर्सेस अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य 1986, यानी बिजोय एमेनुअल एवं अन्य वर्सेस केरल राज्य एवं अन्य 1986 मामले में जो है, इस मामले में राष्ट्रीय गान के कथित अनादर से संबंधित कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को संरक्षण प्रदान करते हुए कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय गान गाने के लिए मजबूर करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। उनके माता पिता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी संप्रदाय में केवल यहोवा की ही पूजा की अनुमति है, यानी कि जो हिब्रू नाम का उनका ईश्वर होता है उन्हीं की पूजा की अनुमति है। चूंकि राष्ट्रगान एक प्रार्थना है इसलिए वे सम्मान में खड़े हो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। तो ऐसा जो है दलील उनके द्वारा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान पूर्वक खड़े होकर गाना तो बंद हो जाता है लेकिन खुद गाना नहीं गाता, तो राष्ट्रगान गाने में बाधा नहीं आती और ना ही गाने के लिए एकत्रित हुए लोगों को परेशानी होती है। तो इसमें मुख्य रूप से कहा यह गया था कि जो बिजोय एमेनुअल एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य था 1986 का मामला, उसमें दलील ये दिया गया था कि जो ईसाई संप्रदाय के आदमी हैं वो उनका दलील ये था कि वो राष्ट्रगान गाना नहीं चाहते थे और वो कहते थे कि हमारे जो धर्म है उसमें जो हिब्रू नाम के ईश्वर हैं, जो यहोवा हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे की पूजा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि हम सम्मान में खड़े हो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर सम्मान पूर्वक खड़े रह जाते हैं तो ये अपराध नहीं है, अगर आप नहीं गाते हैं तो अपराध नहीं है, आप सिर्फ सम्मान पूर्वक खड़े हो जाएं। और ये जो है जो PIHN अधिनियम 1971 है उसके तहत जो है अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय गान गाने के समय उन्हें खड़ा होना ही पड़ेगा जो राष्ट्रीय गान आचार संहिता में लिखा हुआ है। तो ये जो है बिजोय एमेनुअल एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य 1986 मामला में था। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रगान के लिए सम्मान पूर्वक खड़े होने की बात की गई थी और उनको जो है वो गा नहीं सकते हैं, तो इससे छूट है। इसके अलावा जो है श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 मामला था और 2016 में जो इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसके तहत सभी भारतीय सिनेमा हॉलों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाना अनिवार्य कर दिया गया और हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़े होना अनिवार्य कर दिया था श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ मामले में। हालांकि जनवरी 2018 में मामले पर अपने अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित किया और सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य नहीं है बल्कि वैकल्पिक या निर्देशात्मक है, लेकिन अगर वहां बज भी रहा है तो वहां पर खड़ा होना अनिवार्य है, ऐसा श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 मामले में कहा गया था। तो उसके सम्मान में जो है खड़े होना अनिवार्य है, ये दोनों केस में कहा गया था। इसके अलावा जो है भारतीय मछुआरे को लेकर न्यूज है, जैसे बांग्लादेश में के जेल में जो है उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो हम लोग इसमें जो है भारत के मत्स्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो वैश्विक स्तर पर जो है तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े एक्वाकल्चर उत्पादक के रूप में भारत में मत्स्य पालन एक्वाकल्चर उपयोग का बहुत महत्व है। यानी भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर उत्पादक है। भारतीय जो नीली क्रांति है वो मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके तहत जो है मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर उद्योगों में काफी सुधार किया जाता है। इस उद्योग को जो है सनराइज सेक्टर के तौर पर जो है माना जाता है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें इसका बड़ा प्रभाव रहता है। भारतीय मत्स्य
पालन ने हाल में ही जो है अंतर्देशीय से समुद्री वर्चस्व वाले मत्स्य पालन में एक प्रतिमान परिवर्तन देखा है। यह वर्ष 1980 के दशक के मध्य मछली उत्पादन में 36% से हाल के दिनों में जो 70% के साथ प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है। जो इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, इसके बाद आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। तो जो प्रथम स्थान पे है उसमें वेस्ट बंगाल है, दूसरा जो है आंध्र प्रदेश आता है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो मैया सम्मान के लिए है, जो झारखंड में जो है ये लागू किया गया है मैया सम्मान योजना। तो झारखंड मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मैयन सम्मान योजना लागू किया गया है। इनको जो है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है लॉन्च किया था मैयन सम्मान योजना। इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको जो है 1,000 रुपये जो है दिए जाएंगे, और ये खास तौर पर जो है इसमें महिलाओं को ही दिया जाएगा, और जो महिला है उनकी उम्र जो है 21 से 50 तक की आयु होनी चाहिए। तो उनको जो है 1,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये जो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से हर साल सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में जो है 12,000 रुपये भेजे जाएंगे। यानी एक महीने में 1,000 और 12 महीने में 12,000 रुपये, एक साल में 12,000 रुपये जो है उनको डीबीटी के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से जो है उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसमें महिलाएं सिर्फ शामिल हैं, और महिलाओं की उम्र जो है वो 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। झारखंड की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से। तो इसकी सीमा जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगता है। इसकी राजधानी रांची है, और उप राजधानी के रूप में जो है दुमका है। झारखंड को जो है जंगलों की भूमि कहा जाता है, और ये जो राज्य है अपने झरने, पहाड़ों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। झारखंड भारत के वनों के अनुपात में अग्रणी राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से जो है ये भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे बड़े शहर हैं। तो इसकी सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से। राजधानी रांची है, जंगलों की भूमि इसको कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके अलावा जो है ये न्यूज हम लोग जो है कल ही कवर किए थे, हालांकि इसमें जो हम लोग टाइगर को लेकर देखेंगे। टाइगर की जो संरक्षण स्थिति है, इसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची में शामिल किया गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड लिस्ट है, यानी कि IUCN रेड लिस्ट, उसमें जो है इसको लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया गया है। और वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स में जो है इसको परसिस्ट फर्स्ट में जो है इसको शामिल किया गया है। भारत में बाघ संरक्षण की क्या परियोजना है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में, और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ को आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, और ये जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है एक वैधानिक निकाय है, और इसको 2005 में जो है टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत में बाघ संरक्षण की स्थिति क्या है, तो भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर 70% बाघों का जो है घर है। इसके अलावा भारत के 18 राज्य में जो है कुल 51 बाघ अभ्यारण्य है। अब इसकी संख्या 52 हो गई है।
और वर्ष 2018 के अंतिम बाघ गणना में जो है इसकी आबादी में वृद्धि देखी गई थी। भारत में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया। भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी जो है शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है जो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स हैं, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड को टाइगर रेंज देशों के एक वैश्विक गठबंधन द्वारा जो है मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा जो है विकसित किया गया। और वर्तमान में जो है 13 टाइगर रेंज देश हैं। इसमें जो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओपीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, लाओपीडीआर है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रूस है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये 13 देश जो है टाइगर रेंज देश कहलाते हैं। अभी ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पर जो है बर्ड फ्लू की वजह से बाघ और चीते की जो है मृत्यु हो रही है। तो इससे जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य को निर्देश दिया गया था कि वो बाघों मतलब जो भी पक्षी जो है बर्ड फ्लू से या जानवर जो है बर्ड फ्लू से ग्रसित है उनको क्वारंटीन किया जाए। तो जो कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड्स है उसको विभिन्न मापदंडों का एक सेट माना जाता है जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन में बाघों का सफल संरक्षण संभव है या नहीं। और इसको जो है आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम बाघ संरक्षण का काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया भारत में कैट्स मूल्यांकन करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 2 कार्यान्वयन भागीदार है। 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें मान्यता दिया गया जैसे कि असम में जो है मानस है, काजीरंगा है, औरंग टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में सतपुरा, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, केरल में जो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। तो असम में कौन कौन सा है? असम में जो है मानस है, काजीरंगा है, असम में जो है मानस है, काजीरंगा है और ओरांग है। ये 3 है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में जो है सतपुरा, कान्हा और पन्ना है। महाराष्ट्र में जो है पेंच टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और केरल में जो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा कर्नाटक में बांदीपुर है और तमिलनाडु में जो है मुदुमलाई और अन्नामलाई है। तो ये टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो इन्फ्लेशन को लेकर है। तो इसमें हम लोग जो है मुद्रास्फीति की चर्चा करेंगे। तो मुद्रास्फीति होता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उसमें मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों की वृद्धि की दर है जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तु एवं सेवाओं की व्यापक माप शामिल होता है।
ठीक है। यानी मुद्रास्फीति जो है दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है, और जब कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह जो है मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। यानी कि अगर दूसरे शब्द में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना ही जो है मुद्रास्फीति की अवस्था है। ठीक है। और मुद्रास्फीति जो है कई प्रकार के होते हैं। जो मुद्रास्फीति है वो कई प्रकार के होते हैं। हम लोग प्रकार की बातें करें, जैसे जो है एक होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जब मुद्रास्फीति की दर जो है वो 3% या इससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। और ये मुद्रास्फीति का जो है अत्यंत मंद रूप है, और समानता ऐसी स्थिति जो है विकसित देशों में देखने को मिलता है, और अर्थव्यवस्था को गतिहीनता के प्रभाव से मुक्त रखने या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण जो है इस स्थिति को जो है वांछित माना जाता है। इसके अलावा एक जो है चलती हुई मुद्रास्फीति होता है। इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसमें जो है जो मुद्रास्फीति की दर है वो 3 से 10% के बीच में अगर रहती है तो उसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलती हुई मुद्रास्फीति की मंद गति भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जो है अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना हुआ रहे तो फिर यहाँ पर जो है खतरे का संकेत देता है ये। इसके अलावा जो है एक दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है। इसको रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इसमें जो है जब मुद्रास्फीति की दर है वो 10 से 20% की बीच आ जाता है तो उसको दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी जो बढ़ती हुई कीमत की दर में तीव्र वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर 10 और 20% के बीच में होती है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस स्थिति में सरकार द्वारा मजबूत मौद्रिक या राजकोषीय नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह अवस्था मुद्रास्फीति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा जो है एक कूदती हुई मुद्रास्फीति होती है। ग्लोपिंग या इसको ओवर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और इसमें जो है जब मुद्रास्फीति की दर जो है वो 20% से अधिक हो जाए तब उसको कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि जब वस्तु और सेवाओं की कीमत द्विअंकीय या त्रिअंकीय वृद्धि दर से बढ़ने लगती है। यानी कि जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के या नगण्य वृद्धि के कीमतें काफी तेजी से बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। एक जो है अति मुद्रास्फीति होता है। हाइपर इन्फ्लेशन। जब स्फीति की दर जो है वो 3 अंकों में चला जाए, ठीक है, 3 अंकों मतलब 100 पार, ठीक है, 3 अंकों में चला जाए या 3 अंकों से अधिक हो जाए तो उसको अति मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस स्थिति में जो है जो स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्ति जैसे कि वेतन, बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड इन सब का वास्तविक मूल्य जो है कम हो जाता है। और ऐसी मुद्रास्फीति में न सिर्फ बढ़त बड़ी होती है बल्कि ऐसा बहुत कम समय के अंदर हो जाता है। और इस स्थिति में जो है जो नोट वाली मुद्रा होती है वो बेकार हो जाती है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल है, जैसे कि 1920 के दशक में जो है जर्मनी में इस तरह का इन्फ्लेशन देखा गया था। 2000 के दशक में जो है जिम्बाब्वे में इस तरह का इन्फ्लेशन देखा गया। इसके अलावा अभी हाल में जो है
1617 में जो है वेनेजुएला में ये इन्फ्लेशन देखा गया था। इसी तरह एक जो है कोर मुद्रास्फीति होती है, इसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, और इसकी अवधारणा जो है 1981 में एकस्टेन के द्वारा दिया गया था। और इसके अनुसार जो है मुद्रास्फीति के मापन के दो भाग होते हैं, एक होता है अस्थायी मुद्रास्फीति और एक होता है अस्थायी मुद्रास्फीति। ठीक, इसी तरह एक होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति क्या है कि जब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब जो अस्थायी कारण है, उनके फलस्वरूप मांग बढ़ने से जो मुद्रास्फीति फैलती है या बढ़ती है, उसको अस्थायी मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इसको जो है कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत रखता है। जैसे कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है या औद्योगिकीकरण आ रहा है, नगरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो उससे जो है मांग बढ़ने लगता है, और मांग बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति आ जाता है, या मुद्रास्फीति जो पहले से है वो बढ़ जाता है, तो उसको अस्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये जो है कोर मुद्रास्फीति के ही अंतर्गत आता है। इसके विपरीत जैसे कि जब मानसून का निष्पादन जो है अगर अच्छे तरीके से नहीं हुआ या प्राकृतिक आपदा आ गया, तो ये सारे अस्थायी कारण हैं, और ऐसे कारण से अगर उत्पादन में कमी हो जाता है तो उससे जो मुद्रास्फीति फैलती है उसको अस्थायी मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इन दोनों को जो है कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है, ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक, इसके आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़े को जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें जो है खाद्य पदार्थ भी शामिल होता है, इसके अलावा ईंधन भी शामिल होता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ, ईंधन सहित सभी वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, इसी तरह एक जो है आयातित मुद्रास्फीति होता है, इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति फैलती है, तो उसको आयातित मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी विदेश से जो भी कच्चे उत्पाद आयात किए जाते हैं, अगर उसके कीमतों में वृद्धि हो जाए तो उसको आयातित मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे कि अगर पेट्रोल पदार्थ जो है, अगर उसके कीमतों में वृद्धि हो रही है तो वो इस तरह की मुद्रास्फीति में आएगी, आयातित मुद्रास्फीति। इसी तरह एक छिपी हुई मुद्रास्फीति होती है, इसको हिडन इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी उत्पाद के पहले की कीमत पर और कीमत में कमी के बावजूद, किसी उत्पाद के पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी हो जाए तो उसको छिपी हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे कि कोई पहले सामान है, उसकी जो कीमत है, ठीक है, और उस कीमत में कमी भी हो गया, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है या जो मात्रा है उसमें भी कमी कर दी गई, एक तो उसको छिपी हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पहले की अपेक्षा या तो उसका वजन कम हो जाता है, या आकार कम हो जाता है, या खराब गुणवत्ता होता है, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। इसी तरह एक जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति होता है,
इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के आधिक्य के कारण ही नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीति के कारण भी जो है कभी कभी मतलब इस तरह की स्थिति बनी रहती है। ठीक, तो जैसे कि मुद्रास्फीति का जो संरचनात्मक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है गुन्नार मिडरल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो है पॉल स्ट्रीचेन जो है इसमें और योगदान दिया था। तो गुन्नार मिडरल और पॉल स्ट्रीचेन के द्वारा जो है इस तरह की मुद्रास्फीति का निर्माण किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है उसमें असंतुलन के कारण जो है जो स्फीति प्रकट होती है उसको जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था के जो संरचनात्मक चीजें हैं अगर उसमें असंतुलन आता है तो उसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे कि खाद्य की कमी हो गया, वस्तु की आपूर्ति में कमी हो गया, विदेशी विनिमय अवरोध हो गया, सामाजिक राजनीतिक प्रतिबंध हो गया, संसाधन असंतुलन हो गया, तो ये सारे जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह एक जो है खाद्य मुद्रास्फीति होता है, खाद्य मुद्रास्फीति, इसको फूड इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित रहता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सामान्य मुद्रास्फीति के सापेक्ष अनिवार्य खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक में जारी बढ़ोतरी को जो है खाद्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सामान्य मुद्रास्फीति के सापेक्ष अनिवार्य खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक में जारी बढ़ोतरी को जो है खाद्य मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। और ये जैसे कि गलत प्रबंध नीति आ गया या गलत बफर स्टॉक नीति आ गया या दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य आ गया, तो इस नीति की वजह से जो है ये खाद्य मुद्रास्फीति का जन्म होता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सामान्य मुद्रास्फीति के सापेक्ष अनिवार्य खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक में जारी बढ़ोतरी को जो है खाद्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक, तो ये इसके प्रकार थे। फिलिप्स वक्र वगैरह जो है इसी से संबंधित है। अब अगला जो है वो जल शक्ति मंत्रालय को लेकर है। जल शक्ति मंत्रालय ने डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2022 में प्रतिवर्ष भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। जैसे कि रिपोर्ट के जो बिंदु हैं हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि ये जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है इसका गठन जो है 1970 में किया गया था और ये भूजल से जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक शीर्ष निकाय है। इसका काम क्या है, तो ये भूजल से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक या सतत विकास या उनका जो प्रबंधन हो सकता है उन नीतियों की निगरानी भी ये करता है। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है 2022 से प्रतिवर्ष भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, उसी का रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट का नाम डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 रखा गया है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024। इसमें जो है साल 2024 में भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर रहा है। ठीक है, जैसे कि जो ग्राउंड वाटर जो पुनर्भरण हुआ है, जैसे कि हम लोग जमीन से पानी निकालते हैं लेकिन वापस पानी जो है वो अंदर भी तो जाता है, तो जो अंदर पानी गया है वो 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर है और 2023 में जो है ये 449
449 बिलियन क्यूबिक मीटर से थोड़ा कम गया था, और उसमें जो है वर्षा का योगदान जो है लगभग 61% था। तो 2024 में जो है अब वो पानी घट गया है, तो ये जल संरक्षण के लिए अच्छी बातें नहीं है। 2024 में जो है ये 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है, जबकि 2023 में जो है ये 449 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास था। तो पुनर्भरण की क्षमता में जो है कमी आई है। इसके अलावा जो जल निकासी है, वार्षिक निकासी योग्य भूजल संसाधन 2023 में 407.21 बिलियन क्यूबिक मीटर था, और 2024 में जो यह मामूली रूप से घटकर जो है 406.19 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। इसके अलावा जो भूजल दोहन का स्तर है वो 59.21% से मामूली रूप से बढ़कर 60.47% हो गया है। इसके अलावा जो है जो संरक्षित रूप से वर्गीकृत आकल इकाइयां हैं वो 2023 में जो है 73% की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर 2024 में 73.4% हो गया है, जो सुरक्षित रूप वाला है। और जो गंभीर रूप वाला श्रेणी है उसमें जो है 3.05% आकलन इकाई को जो है गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और 11.1% आकलन इकाई को जो है अतिदोहन की गई श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और जो अतिदोहन की गई श्रेणी है उसमें जो है उत्तर पश्चिम में जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। इसके अलावा पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है। इसके अलावा जो अतिदोहन है, एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण रिचार्ज होता है उससे अधिक जल की निकासी को जो है अधिक दोहन कहा जाता है। यानी एक वर्ष में जितना पानी जमीन के अंदर वापस अंदर चला जाता है, अगर उससे ज्यादा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो उसको अति दोहन कहा जाता है। इसके अलावा जो गंभीर है, वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका 90 से 100% दोहन गंभीर स्थिति मानी जाती है, और सुरक्षित जो है वो भूजल पुनर्भरण का 70% से कम जो है वो सुरक्षित स्थिति है। यानी कि जितना पुनर्भरण हुआ उससे 70% कम का अगर दोहन हो रहा है तो वो सुरक्षित स्थिति है। और जिस क्षेत्र में, जैसे कि अगर मान लेते हैं बिहार में जो है अगर 100 लीटर पानी जो है अंदर गया है, पुनर्भरण हुआ है, और इसका दोहन जो है मात्र 60 लीटर के आसपास ही हो रहा है, तो ये सुरक्षित स्थिति में चला जाएगा, तो उसको सुरक्षित कहा गया है। और वहीं पर जो है अगर 100 लीटर है उसमें से 90 या 90 से ऊपर का दोहन कर लिया जाता है तो उसको जो है गंभीर स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। और अगर 100 लीटर अंदर गया है और 101 हो जाए, 102 हो जाए या 100 से ऊपर हो जाए तो उसको अति दोहन की स्थिति में रखा गया। और जो अति दोहन है वो उत्तर पश्चिम में जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात है, दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। तो इसका कारण क्या है? जैसे सिंचाई में जो है, जैसे खासतौर पर पंजाब, हरियाणा में सिंचाई में जो है अत्यधिक भूजल का उपयोग किया जाता है, और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग जो है 60% भूजल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत अधिक जल से सिंचाई, खेत को पानी से भर देना, जिसको बाढ़ की तरह मतलब पूरा पानी से भर दिया जाता है, या फिर जो चावल की खेती होती है उसमें भी जो है पानी को जो है बिल्कुल बाढ़ की तरह भर दिया जाता है, तो उससे जो है भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। इसके अलावा जो है पुनर्भरण, अगर वर्षा पानी में जो है कमी आ रही है, इसके अलावा अगर वनस्पति की हानि हो रही है या कंक्रीट का जाल बिछा दिया जा रहा है चारों तरफ, तो उससे जो है पुनर्भरण क्षमता में कमी आता है। इसके अलावा जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है यहाँ पर अनियमित वर्षा पैटर्न आ गया है, जिस वजह से भूजल जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो अगला है, तो केंद्र ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श जेल सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। तो गृह मंत्रालय ने जो है इन दोनों में संशोधन किया है, मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श जेल सुधार अधिनियम 2023 में जो है संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य क्या है कि देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव या वर्गीकरण को समाप्त करना है।
यह संशोधन सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जेल मेन्यू में आदतन अपराधियों का उल्लेख संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार होना चाहिए। आदतन अपराधी वो होते हैं जो जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए जो है 5 वर्ष के भीतर कई बार दोषी ठहराया जाता है या सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा अपील या समीक्षा पर भी जो है उसकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता है, उसको आदतन अपराधी कहा जाता है। भारत में जो जेल है उसको 7वीं अनुसूची में रखा गया है और 7वीं अनुसूची के सूची 2 की प्रविष्टि 4 के तहत उसको रखा गया है, जिसमें वो राज्य सूची का विषय बन जाता है। तो जिस पे कानून बनाने की जो अधिकारिता है वो केंद्र और जो राज्य के पास हो जाती है कानून बनाने की अधिकारिता। तो जेल का प्रशासन और प्रबंधन जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बन जाता है। इसके अलावा जो जेल अधिनियम 1894 है और उससे संबंधित राज्य सरकारों को जेल मैनुअल द्वारा जो है शासित किया जाता है। इसके अलावा आदर्श जेल अधिनियम 2023 ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान लिया है। इसमें जो संशोधन है उसमें जेल जो पदाधिकारी है उसको जो है यह सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव या वर्गीकरण या अलगाव न किया जाए। उन्हें जेल के भीतर कर्तव्यों या कामों का आवंटन भी जो है मतलब ऐसा ना हो कि उनको जाति के आधार पर जो है अलग रखा जाए। इसके अलावा हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है जो जाति के आधार पर भेदभाव को जो है जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, यानी कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो भी इसका विरोधी है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसके अलावा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की प्रावधान जेलों और सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे। जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सारे संशोधन करके इसको बनाया गया है और इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि देश भर में जेलों में जाति आधारित भेदभाव या वर्गीकरण को समाप्त करना है। इसके अलावा जो अगला है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारतीय कॉफी निर्यात पहली बार जो है वो $1 बिलियन को पार कर गया है। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नामक थिंक टैंक है उसके अनुसार जो है 2024 में भारतीय कॉफी का निर्यात जो है वो $1.68 बिलियन के पार हो गया है और यह मूल्य जो है डॉलर के हिसाब में जो है 45% की वृद्धि को दर्शा रहा है। कॉफी निर्यात के जिम्मेदार कारक क्या है जिसकी वजह से निर्यात में वृद्धि हुआ है? तो रोबस्टा कॉफी की कीमत में जो है उछाल आया है। वैश्विक स्तर पर जो है कॉफी की खपत की वृद्धि के कारण 2024 में कॉफी की कीमतों में 60% से अधिक वृद्धि हुई है और जो 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसका कारण ये है कि जो खराब मौसम यानी जो सूखा था इससे ब्राजील और वियतनाम जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों से जो है आपूर्ति बाधित हुई है। इस वजह से जो है भारत की रोबस्टा कॉफी की कीमत में उछाल आया है। इसके अलावा जो है जो यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है इसके तहत उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है जो वनों की कटाई से जुड़े क्षेत्रों में उगाए गए हैं और इसके कारण यूरोपीय आयातकों ने कॉफी जैसे उत्पाद का पहले से ही अधिक मात्रा में स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो जिससे जो है वैश्विक स्तर पर कॉफी के निर्यात में भी वृद्धि हो गई। भारत में जो कॉफी का उत्पादन है उसमें जो है 2022-23 में भारत जो है वो विश्व का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, 8वां। और ब्राजील जो है वो सबसे आगे है कॉफी उत्पादक में। ब्राजील ये विश्व का जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और पूरे विश्व में जो है ब्राजील के कॉफी उत्पादन में 40% का योगदान रहता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पारंपरिक रूप से कॉफी की खेती की जाती है और इसका उत्पादन करने वाले राज्यों में जो है कर्नाटक जो है, ठीक है, कर्नाटक ये सबसे ऊपर रहता है भारत में। कर्नाटक के बाद जो है केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में भी कॉफी की खेती की जाती है, ओडिशा में भी कॉफी का खेती होता है। तो यहाँ पर जो है देखा जाता है तो कर्नाटक सबसे ऊपर रहता है। सर्वाधिक कॉफी की खेती या कॉफी उत्पादन जो है वो कर्नाटक में किया जाता है।
इसके अलावा भारत में दो कॉफी जो है वो महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व रखता है। एक का नाम जो है अरेबिका है और एक का नाम जो है वो रोबस्टा है। और अभी वर्तमान में जो है रोबस्टा की कॉफी में जो है उसके कीमत में उछाल आया है। इसके अलावा जो रोबस्टा की कॉफी है उसका निर्यात भी बढ़ गया है। तो जो अरेबिका की गुणवत्ता है वो रोबस्टा से बेहतर होता है, इससे इसकी कीमत भी जो है रोबस्टा की तुलना में अधिक होता है अरेबिका का, लेकिन इसका उत्पादन रोबस्टा इतना नहीं हो पाता है। इसके अलावा भारत रोबस्टा का जो है 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और देश की कुल कॉफी उत्पादन में लगभग जो है 72% की हिस्सेदारी जो है वो रोबस्टा की होती है। ठीक, अरेबिका का उत्पादन नहीं हो पाता उतना स्तर, लेकिन हालांकि जो है ये रोबस्टा से महंगा होता है। इसके लिए जो अगर मिट्टी की बातें करें कॉफी के लिए, तो इसके लिए जो है गहरी उपजाऊ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय मृदा इसको चाहिए। और जो अम्ल का हो वो पीएच स्केल पर वो 6.0 से 6.5 के बीच में हो। और ये जो है अरेबिका के लिए जो है सबसे उपयुक्त मृदा जो है मानी जाती है। इसके अलावा जो है जिस क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाए वहां पर हल्की सी मध्यम ढलान वाला भी वो क्षेत्र होना चाहिए अरेबिका के लिए। और जो रोबस्टा है उसके लिए हल्की ढलान होनी चाहिए, हालांकि पूर्ण समतल भी चलेगा। इसके अलावा जो है अरेबिका की जो खेती है वो समुद्र तल से लगभग 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है, लेकिन जो रोबस्टा है इसकी खेती जो है समुद्र तल से 500 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर की जा सकती है। इसके अलावा दोनों के तापमान में भी अंतर रहता है, जहां पर अरेबिका जो है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब रहता है, वहीं पर जो है रोबस्टा 20 से 30 सेंटीग्रेड पर यानी हल्का गर्म या आर्द्र जलवायु में वो उगता है। अरेबिका को ना ज्यादा गर्म चाहिए ना ज्यादा ठंडा चाहिए। इसके अलावा जो है वार्षिक वर्षा में एवरेज औसतन जो है दोनों के लिए जो है 2000 मिमी वर्षा जो है मिलीमीटर जो है वर्षा चाहिए होता है औसतन। इसके अलावा जो ये कल का न्यूज था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सैंधव लिपि को पढ़ने वाले को जो है $1 मिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने और उसके शब्दों का अर्थ बताने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। यह लिपि लगभग 60 उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुई है और वर्तमान में इस लिपि के ताबीज, मृदभांड के टुकड़े आदि जो है वो बचे हुए हैं। इसके अलावा जो लेखन शैली है वो सैंधव लिपि एक अज्ञात लेखन प्रणाली है और इसमें मिले अभिलेख आमतौर पर बहुत छोटे हैं, जिसमें औसतन जो है लगभग 5 प्रतीक ही है, प्रतीक अक्षर है मात्र। इसके अलावा जो है इसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता है और लंबे लेखों में कभी कभी जो है बोस्ट्रोफेडोन शैली का भी प्रयोग किया जाता है। जो बोस्ट्रोफेडोन शैली है उसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं जाती है और जो अगली पंक्ति होगी वो फिर बाएं से दाएं जाएगी, फिर उसके बाद जो पंक्ति होगी वो दाएं से बाएं, फिर अगली पंक्ति बाएं से दाएं जाएगी। उसको जो है बोस्ट्रोफेडोन शैली कहते हैं। इसके अलावा जो लिपि की संरचना है इसमें आंशिक रूप से जो है लगभग सारे चित्रात्मक प्रतीक हैं, यानी कि चित्र वाला प्रतीक अक्षर उपयोग किया गया है और इसमें मानव और पशु की आकृति जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो यूनिकॉर्न है, जो एक सींग वाला जानवर है, उसकी आकृति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है ये मोहरों पर, पट्टियों पर, तांबे की पट्टियों पर जो है इसके लेखन का उपयोग किया गया है। इसके अलावा जो टेराकोटा है या चीनी की मिट्टी की जो वस्तुएं हैं या शंख है या हड्डी है, ठीक है, उस समय की जो सामग्री बची हुई है वो उन सब के माध्यम से जो है लेखन कला किया जाता था। इसके अलावा लिपि को जो है नक्काशी, उत्कीर्ण, छिलाई, जराई, चित्रकारी, ढलाई और उभार के माध्यम से लिखा जाता था।
सेंधव लिपि को समझने का महत्व क्या है, तो इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की वैदिक प्रथाओं के बीच में संबंध या अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ जो है उनके संबंध को उजागर किया जा सकता है। इसके अलावा भाषा और निर्जातीय संबंध को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जो सेंधव भाषा है और द्रविड़ एवं इंडो यूरोपीय परिवार है उसकी समकालीन भाषाओं के बीच में जो है संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगा। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है वो 3500 से जो है 2600 ईसा पूर्व था, और जो परिपक्व हड़प्पा काल था वो 2600 से जो है वो 1900 ईसा पूर्व था, और जो उत्तर हड़प्पा काल था जिसमें उसका पतन हो गया वो 1900 से जो है 1300 ईसा पूर्व था। इसकी खोज जो है 1924 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल में हड़प्पा, लोथर, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा ये सब शामिल है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो कोंडा रेड्डी जनजाति को लेकर है, और हाल में ही जो है कोंडा रेड्डी जनजाति महंगे पारंपरिक विवाह करने के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने के कारण जो है चर्चा में है। इनका कहना है कि वो महंगे पारंपरिक विवाह करने के बजाय जो है लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने के कारण चर्चा में बन गया है। कोंडा रेड्डी जनजाति क्या है, तो इसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका निवास स्थल जो है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्व या पश्चिमी गोदावरी और खम्मा जिले के पहाड़ी वन क्षेत्रों में ये निवास करती है। इसकी मातृभाषा तेलुगु है, और इसका जो परिवार है इसमें पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है, और समानता जो है यहाँ पर एकल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। हालांकि बहुविवाह वाले परिवार भी देखे जाते हैं। आस्था और त्योहार के नाम पर ये जनजाति जो है मुतियालम्मा जो ग्राम देवता हो गया, भूमि देवी यानी पृथ्वी देवी, गंगम्मा देवी नदी देवी की जो है पूजा करते हैं। यानी ग्राम देवता, पृथ्वी देवी, नदी देवी की लोग पूजा करते हैं। और ये मिमिदी, कोठा, भूदेवी, पांडुगा, गंगम्बा, पांडुगा, बाना देवदू पांडुगा जैसे त्योहार जो है मनाते हैं। तो इन्होंने जो है अभी हाल में ही जो है कहा है कि ये महंगे पारंपरिक विवाह करने के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देंगे। तो इस वजह से ये कोंडा रेड्डी जनजाति जो है ये चर्चा में आ गया है। इसके अलावा जो है हम लोग नैनोपोर प्रौद्योगिकी को देखेंगे। वैज्ञानिकों ने नैनोपोर तकनीक पर आधारित एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो बीमारियों का निदान बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता के साथ करता है। यह उपकरण अलग अलग अणुओं से मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण कर बीमारियों का निदान करता है। जो नैनोपोर प्रौद्योगिकी है, यह प्रौद्योगिकी एक पतली झिल्ली संरचना में लगे नैनो स्केल छिद्रों को संदर्भित करती है। ये नैनो स्केल छिद्र नैनोपोर से जुड़े आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाते हैं। यह प्रौद्योगिकी रियल टाइम में जैविक नमूनों के सीधे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए को अनुक्रमित करने की क्षमता प्रदान करती है, और इसका उपयोग जो है डिजीज मार्कर का पता लगाना या कैंसर का नॉन इनवेसिव प्रारंभिक निदान कर सकता है। इसके अलावा जो अगला है वो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस को लेकर है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक सहित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों आदि ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है क्या, तो ये बैंकों द्वारा संचालित संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित एक समूह है। इसका उद्देश्य बैंकों को ऋण प्रदान करने, निवेश और पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों को 2050 तक हासिल किए जाने वाले नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप करना है। कोई भी भारतीय बैंक जो है वो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का हिस्सा नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वित्त पहल के तहत प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग के जलवायु संबंधी एक पहल है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है उसमें पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का जो उद्घाटन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 क्या है, तो इसे जो है राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है, और साथ ही उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरित भी करना है। इसके अलावा जो अगला है वो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को लेकर है। हाल में जो
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार्टर्ड अकाउंट से एनजीओ द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने को कहा है। अधिनियम के अनुसार चार्टर्ड अकाउंट्स को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि किसी एसोसिएशन या एनजीओ ने प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए वह पंजीकृत है। इसके अलावा जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 है, इसे संसद ने FCRA 1976 को, यानी कि जो विदेशी अंशदान अधिनियम 1976 था उसको निरस्त करने के बाद जो इसको बनाया है, और इसका उद्देश्य जो है निर्धारित व्यक्ति, संगठनों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करना है। FCRA में 2020 के संशोधन के कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जैसे विदेशी धन के घरेलू अंतरण पर रोक लगाना, विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए विदेशी धन से प्रशासनिक व्यय को 20% तक सीमित करना। इसके अलावा जो अगला है वो डोजर पशु खनन विधि को लेकर है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने डोजर पशु माइनिंग विधि के लिए सफलतापूर्वक पहला परीक्षण विस्फोट किया। डोजर पशु माइनिंग होता क्या है? तो इस विधि में बिना मानवीय हस्तक्षेप वाले स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाता है और यह खनन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए कंपन और विस्फोट से उड़ने वाले पत्थरों को सुरक्षित सीमाओं के भीतर ही रखती है। पारंपरिक खनन की तुलना में ये विशेष महत्व है इसका, क्योंकि ये कोयले की तेजी से निकासी कर सकता है, प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली देरी को कमी कर सकता है, अत्यधिक किफायती है और मानवीय श्रम से जुड़े जोखिम को भी कम कर सकता है। इसके अलावा जो अगला है वो गुरुत्वीय तरंग को लेकर है, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब तक निर्मित सबसे बड़े गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगों का एक निरंतर कंपन होता रहता है। गुरुत्वीय तरंग जो है वो अदृश्य और तीव्र तरंगें होती है जो प्रकाश की गति से गमन करती है और साथ ही जो है ये अपने मार्ग में आने वाले ऑब्जेक्ट के संकुचन और विस्तार करते हुए गमन करती है। 1916 में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वीय तरंग के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने प्रदर्शित किया था कि अत्यधिक द्रव्यमान वाले तीव्र गति से घूर्णन करते हुए पिंड स्पेस टाइम में संकुचन और विस्तार करते हैं। साथ ही ये तरंग स्रोत से सभी दिशाओं में गमन करती है। 2015 में जो है LIGO का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वीय तरंग का पता लगाया। LIGO जो है वो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। इसके बाद जो अगला है वो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM उषा को लेकर है। केंद्र ने PM उषा के तहत ओडिशा में अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अवसंरचना विकास के लिए 676.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जो PM उषा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को PM उषा के रूप में शुरू किया गया है। ये जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का वित्त पोषण करना है। इससे निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप इनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके फोकस क्षेत्र जो है उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया विकसित करना है, जिन संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त नहीं है उन्हें प्रत्यायन प्रदान करना और प्रत्यायन प्रौद्योगिकी में सुधार करना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल अवसंरचना विकसित करना है और बहुविषयक माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना है। इसके अलावा जो अगला है वो सावित्रीबाई फुले को लेकर है। हाल में ही जो है प्रख्यात समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को देश भर में मनाई गई। सावित्रीबाई फुले के बारे में जो है उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायक गांव में हुआ था। वे पुणे में स्थापित देश के प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापक की थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया था और 1873 में उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक विवाह की प्रथा का आरंभ किया और इस प्रथा में विवाह बिना दहेज या न्यूनतम खर्च पर संपन्न होता था। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सावित्रीबाई ने कई विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह भी कराया। 1854 में
उनका पहला कविता संग्रह काव्य फूले प्रकाशित हुआ। इससे वो मराठी की पहली आधुनिक कवयित्री बन गई। उन्होंने जो है समतावाद, न्याय, दोष सिद्धि का साहस जैसे मूल्य समाज को दिया है। इसके अलावा जो अगला है उसमें हम